क्या आपकी कुंडली के चंद्रमा और शुक्र ने आपको परेशान किया हुआ है? कहने को ये पॉजिटिव ग्रह होते हैं, सौम्य ग्रह होते हैं, स्त्री ग्रह होते हैं, लेकिन ये भी आपके जीवन में मंगल बद वाले प्रभाव दे सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे चंद्रमा और शुक्र आपके जीवन में परेशानियों को खड़ा करते हैं, उसकी निशानियां और उसके उपाय। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं मंगल बद की उसी सीरीज में दो ग्रहों के ऊपर, जो है चंद्रमा और शुक्र। दोस्तों, कहने को चंद्रमा माँ का स्वरूप है, इसको माँ से डिनोट किया जाता है। मन का कारक है, नगद रुपए पैसे को रिप्रेजेंट करता है और हमारे अंदर के जो संस्कार हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यही चंद्रमा जो पानी की तरह है, जिसे इस प्रकार का माना जाता है कि वो हर मैल को धो देता है, लेकिन ये चंद्रमा जितना हमारे लिए पॉजिटिव है, उतना ही इस 12वें घर में बैठकर ये हमारे लिए अशुभ कार्य भी कर सकता है। दोस्तों, कुछ निशानियां हैं जिनको आपको समझना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले वो लोग जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, ज्योतिष से पहली बार जुड़ रहे हैं, कुंडली को किस तरह से देखें वो समझना चाहते हैं, तो उनके लिए फटाफट एक बेसिक जानकारी दे देते हैं। जब भी कुंडली देखेंगे तो पहला घर ये होता है, सेकंड थर्ड एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है। इस पहले घर को यहाँ पर किसी का कोई भी नंबर आ सकता है, उसको आपको कंसिडर नहीं करना है, इसको पहला मानकर ऐसे ही सारे कंसिडर करने हैं। तो इस तरह से चंद्रमा ये 12वें घर में है। अब यहाँ तक की जानकारी आपको मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 12वां घर यहाँ पर चंद्रमा को अशुभ माना गया है। इसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक फंडे पता होना चाहिए। 12वां घर जो होता है वो खर्च का घर होता है। इसी से दंड देखा जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन देखा जाता है, यात्रा देखी जाती है और यही हमारी नींद को भी रिप्रेजेंट करता है। 12वां घर आपके बेड प्लेजर्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारे घर की छत 12वें घर से रिप्रेजेंट होती है। और 12वें घर में जब इस घर के चालक संचालक को देखा जाता है तो उसमें बृहस्पति और राहु को बराबर हिस्सा मिला हुआ है। इन दोनों का बराबर का कंट्रोल इस हाउस पर है। बृहस्पति चंद्रमा के मित्र हैं तो ये पॉजिटिव है, लेकिन राहु चंद्रमा के लिए नेगेटिव है। ये चंद्रमा यहाँ पर अपने दोनों असर दिखाएगा। जब वो बृहस्पति के साथ मिलकर कोई चीज दिखाएगा तो आपके लिए वो पॉजिटिव होगा। यानी ऐसा इंसान पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसके पास भावनाएं बहुत जुड़ी हुई होती हैं, संस्कार बहुत जुड़े हुए होते हैं, दूसरे का मान सम्मान करना इसकी फितरत में होता है। बड़े बुजुर्गों का, गुरुओं का अपनी तरफ से बढ़ चढ़ कर सेवा करना इसके भावनाओं में होता है। लेकिन ये चीजें तब होती हैं जब चंद्रमा यहाँ पर बलवान हो, या आमतौर पर आप कहें कि जब चंद्रमा अपना पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा होगा तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन जब नेगेटिव मिल रहा होगा तो ये मंगल बद बनाएगा। और ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि जब चंद्रमा राहु के साथ मिलेगा तो चंद्रमा अब उस पानी की तरह होगा जिसमें धूल मिल गई। वो पानी राहु के धूल से, राहु की राख से गंदा हो गया। 12वां घर छत है, आकाश है, तो आकाश से बरसने वाला पानी यहाँ पर इस चंद्रमा को कहा गया है। चंद्रमा शीतल है, राहु तासीर में गर्म है, और आकाश से आने वाली वो बारिश जो ओलों के रूप में है, यानी आकाश से बरसने वाली बर्फ जिसकी तासीर गर्म होती है, वो चंद्रमा यहाँ पर आकर बन जाता है। दोस्तों, इसको और सिंपल करने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब गर्मियों में पॉल्यूशन हुआ, धूल मिट्टी सब उड़ी, वो धूल पॉल्यूशन सब राहु है। जब वो आकाश में गया, एनवायरनमेंट में घूमा, तब बारिश ने आकर उसे नीचे दबाया। लेकिन उससे क्या हुआ? जो पहली बारिश हुई वो गंदी, केमिकल वाली, धूल भरी वाली बारिश हुई, जिसको हम लोग अगर अपने शरीर पर, अपने खाने पीने में यूज करेंगे तो वो हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। ये चंद्रमा बिल्कुल उस प्रकार से है। दोस्तों, चंद्रमा को 12वें घर में सास भी बोला गया है, क्योंकि राहु ससुराल को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करती है। ससुराल में माँ के दर्जे की सास होती है। अब ये नेगेटिव होगा तो सबसे पहले इस इंसान को सास का सुख नहीं मिलेगा, या तो सास होगी नहीं, और अगर होगी तो सास उसकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम का कारण बनेगी, जो कि नेगेटिव की निशानी है। अगर ऐसा इंसान अपने सास के साथ बहुत अच्छे संबंध रखता है, सास की तवज्जो रखता है, माँ की तरह सास की भी सेवा करता है, तो ये चंद्रमा पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, या यूं कहें कि ये इसके लिए एक रेमेडी हो जाती है। दोस्तों, 12वें घर में राहु जो एक छलावा है, जो चंद्रमा को यहाँ पर पीड़ित कर रहा है। लेकिन लाल किताब की ग्रामर कहती है कि जब यहाँ पर चंद्रमा होते हैं तो कुंडली में कहीं पर भी केतु बैठा होगा तो वो पीड़ित होगा, यानी उस बाय डिफॉल्ट उसका केतु परेशान हो जाएगा, उसका केतु
कमजोर पड़ जाएगा। केतु संबंध रखता है आपके पुत्र के साथ, आपके इंट्यूशन पावर के साथ। गुप्त बीमारियों, कमर, पैर, रीढ़ की हड्डी, इनके साथ केतु का संबंध है। इन चीजों पर आपका इफेक्ट आएगा। अगर सब कुछ पॉजिटिव है, इनमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, तो ये चंद्रमा के पॉजिटिव की निशानी है। और अगर यहाँ पर खराबी आती है तो ये समझ लीजिए चंद्रमा ने केतु को पीड़ित कर दिया है। ऐसे में चंद्रमा का उपाय किया जाएगा। दोस्तों, जब चंद्रमा 12वें घर में मंगल बद के कैटेगरी में आता है, क्योंकि अब ये बर्फ आपकी फसलों को खराब कर देती है, लोगों को बीमार कर देती है, कमजोर घरों की छत तोड़ देती है, तो ये वो खतरनाक बर्फ है, वो पानी का वो सैलाब है जो रात के समय भावनाओं के रूप में आपके ऊपर आती है और आपके पूरे नींद को उड़ा देती है। इसको आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर आपको कड़ाके की नींद आ रही है लेकिन बिस्तर पर पानी बिखरा हुआ हो, बिस्तर गीला हो, तो आप ढंग से सो नहीं पाएंगे, आप चैन की नींद नहीं ले पाएंगे। तो ये चंद्रमा यहाँ पर इसी तरह से आपको बेचैन कर देता है, आपकी नींद को बेचैन कर देता है। आधी अधूरी नींद, कच्ची नींद और नींद में दिमाग का चलना। दोस्तों, जब भी राहु और चंद्रमा का कहीं आपस में संबंध बनता है या चंद्रमा किसी भी ऐसे ग्रह जो पापी हैं जैसे केतु, शनि, राहु, इनसे जब भी प्रताड़ित होता है या इनके साथ जब भी संबंध बनाता है तो बुध भी बाय डिफॉल्ट खराब हो जाता है। यानी आपकी बुद्धि, आपकी नसें, इनसे संबंधित परेशानी भी आ जाती है। इसलिए 12वें घर के चंद्रमा वाले इंसान को न्यूरो से संबंधित दिक्कतें अक्सर आ जाती हैं, जो इसके नेगेटिव की निशानी होती हैं। दोस्तों, ये इंसान भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ कनेक्ट कर लेता है। लोग अपने दुख दर्द इनको सुनाने आते हैं, लेकिन ये दूसरों का दुखड़ा तो सुनते हैं, वो लोग हल्के हो जाते हैं, इन पर बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन जब उसी दर्द के कारण इनकी रातों की नींद उड़ जाती है तो ये डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं, केमिकल इनबैलेंस शुरू हो जाता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है और उस कारण से शरीर में गुप्त बीमारियां शुरू हो जाती हैं। फीमेल्स में तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर करना शुरू कर देता है, गायनिक प्रॉब्लम शुरू कर देता है, पीरियड्स का इनबैलेंस होना शुरू हो जाता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस कारण से केमिकल इनबैलेंस, मूड स्विंग्स, ये सब कुछ होने के कारण ऐसा इंसान वहमों का शिकार होने लगता है, इल्यूजन में रहना शुरू कर देता है। और ऐसे में ये साधु, फकीर, पंडित, ज्योतिषी, इन लोगों के पास जाकर बैठते हैं और वो लोग किसी भी तरह का इनको वहम डाल देते हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तुम्हारा जो भी बुरा हाल हो रहा है वो तुम्हारे फला रिश्तेदार ने कर दिया, फला दोस्त ने कर दिया। तो ये उस चीज़ को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते और उसी चीज़ में फंसकर ये अपनी और चीज़ों को खराब करते रहते हैं। इसलिए इन लोगों को इस तरह की चीज़ों में नहीं जाना चाहिए और किसी पीर, फकीर, बाबा, किसी का दिया हुआ गंडा, ताबीज़, भभूत, ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, 12वें घर के चंद्रमा को कभी भी दूसरों को मुफ्त में सलाह नहीं बांटनी चाहिए। अगर ऐसे लोग दूसरों को किताबें, उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम, ये सब कुछ करते हैं तो इनको वही शिक्षा, वही दान इनको उल्टा बैकफायर करती है, इनको सूट नहीं करती, उसके बाद प्रॉब्लम आती है। तो ये चंद्रमा के बारे में था। कुछ जनरल निशानियां मैं बता देता हूँ चंद्रमा 12वें घर में, कि ऐसे लोगों के घर की छत पर, अगर इनके पास छत है तो ये पानी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई काम होता है, जैसे कि कपड़े धोने की मशीन लगी हुई होती है, टूटियाँ लगी हुई होती हैं और उस पानी को वो छत पर बैठकर यूज़ करते हैं। इनके घर के आसपास कोई ट्यूशन सेंटर, स्कूल, कॉलेज, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। ये लोग इतने ज़्यादा वहमी होते हैं कि अपने ऊपर यकीन नहीं होता। अगर कुंडी लगा दी है तो एक बार दोबारा से उसे चेक करेंगे, ताला लगा दिया है तो उसको बार बार चेक करेंगे, गाड़ी लॉक कर दी है कि नहीं करी है, दोबारा से उसको जाकर चेक करेंगे। तो इस तरह की कन्फ्यूज़न हमेशा इनके पास रहती है। अगर ये बोलने वाले लोगों में से हैं तो ये एक बात कंप्लीट होते होते में दूसरी बात शुरू कर देते हैं। आपसे किसी चीज़ का सवाल पूछेंगे और जब तक उसका जवाब पूरा नहीं आएगा उससे पहले ही खुद बीच में कूद के इंटरप्ट कर देंगे। आप कोई बात समझाने की कोशिश करेंगे तो पहले ही बोलना शुरू कर देंगे कि हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन पूरी बात नहीं सुनेंगे। ये इनकी बहुत बड़ी कमी होती है जो एक निशानी के रूप में होती है। इन लोगों के आँखों में फ़र्क आ जाता है, थोड़ा सा साइड देखने पर तिरछापन इनकी आंखों में आपको देखने को मिलेगा, जो कि चंद्रमा के नेगेटिव होने की निशानी है। ऐसे लोगों को अपने माता पिता
या किसी रिश्तेदार से कुछ भी फ्री का मिल जाता है तो वो इनके पास नहीं टिकता। जो अपनी मेहनत से बनाया हुआ होता है वही इनके पास टिकता है। सास के साथ नहीं बनती, सास को देखना भी नहीं चाहते। अक्सर इनके घर में कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर मिलता है जो टॉयलेट में बैठकर या तो सिगरेट पीता है या अखबार पढ़ता है या मोबाइल देख रहा होता है। ऐसे लोग भगवान शिव के संबंधित चीजें अपने घर में इकट्ठी करके रखने लगते हैं, जैसे शिवलिंग, उनका त्रिशूल, उनकी माला, सांप की केचली या शिव की मूर्ति। इनको शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए, शिव पुराण जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन इन चीजों को घर में इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी निशानियां। अब बात करते हैं इस चीज को ठीक करने के उपाय। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नसों से संबंधित परेशानी, गुप्त बीमारियां, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, ये सारी चीजें आती हैं। इनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि राहु का प्रभाव यहाँ पर बढ़ गया और बृहस्पति का प्रभाव कम हो गया। तो ऐसे में इन लोगों के हाथ पैरों की मालिश करना, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, कपाल भारती प्राणायाम करना, ये इनके लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। भ्रामरी जो योग क्रिया होती है उसको करना इनके लिए बहुत उत्तम होता है। त्राटक, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना, एक चीज़ पर फोकस करना। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी एक बिंदु पे कंसंट्रेट करना, आंसू बहने देना या कमरे में अंधेरा करके एक मोमबत्ती को निहारते रहना। ये जो क्रियाएं हैं, ये जो योग हैं, ये इनको माइंड को स्टेबल करने में बहुत मदद करती हैं, इनके हार्मोनल इनबैलेंस को कंट्रोल करने में बहुत मदद करती हैं। इसके अलावा लाल किताब के उपाय, जैसे बारिश का पानी, खासकर ओलों का पानी इकट्ठा करके कांच की शीशी में डाल के उसमें 4 चांदी के चौकोर टुकड़े डाल के बंद कर दें और घर की छत पर रख दें। अगर घर की छत नहीं है तो अपने बेडरूम के सबसे ऊंचे हिस्से में उसे रख। अपने सास के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें, उनकी सेवा करें। भले ही उनसे आपकी ना बने, लेकिन उनके लिए अपनी तरफ से घृणा ना करें। महीने में एक बार सोमवार के दिन शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें। ये मंदिर जाके करें, घर में ना करें। घर में किसी भी धर्म स्थान से मिला हुआ कोई शिवलिंग, भभूत, ताबीज, गंडा, ये चीजें बिल्कुल ना रखें। शंख, सीप, कौड़ियाँ, इन चीजों को घर से हटाएं। घर में नकली फूल ना रखें। माता हैं या घर में कोई भी बुजुर्ग स्त्री हैं, उनसे चावल लेकर उन्हें सफ़ेद कपड़े में बांध के 4 चांदी के चौकोर टुकड़े डालकर उसमें थोड़े से हल्दी की गांठें रख के उसे बांध कर अपनी तिजोरी में रखें। जब भी कोई काम शुरू करें तो पानी का घूंट पीकर फिर अपना कार्य पर निकलें तो लाभ मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव जब 9th हाउस में आते हैं तो यहाँ पर ये मंगलबद्ध योग बनाते हैं। ऐसे में इंसान के घर में जब भी कोई खुशी आती है तो उसी के साथ गम आते हैं। सगाई से लेकर शादी के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आम तौर पर घटित नहीं होती। जैसे प्रकृति आपके कार्य को रोकना चाहती है, कोई ताकत आपके कार्य को रोकना चाहती है। घर का कोई खास उस समय बीमार पड़ जाएगा, जीवन और मृत्यु के बीच में झूलने लगेगा, जिससे कि आपकी शादी रुक सके, शादी की डेट पर प्रभाव पड़ सके, आपकी खुशी में रुकावट आ सके। किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, सोना चोरी हो सकता है, सोना खो सकता है। घर परिवार के अंदर, चाहे इन लॉज में हो या अपने ही घर में हो, सगाई से लेकर शादी के बीच में ऐसे तनाव, ऐसे झगड़े, ऐसे विवाद खड़े हो जाते हैं कि जैसे कोई शक्ति आपकी शादी को रोकना चाहती है और गिरते पड़ते लास्ट में विवाह हो जाता है। लेकिन तब तक संबंधों में बहुत सारे मनमुटाव पैदा हो जाते। शादी के दिन बारात में झगड़ा हो गया, उस दिन बारिश आ गई, तूफान आ गया। इस तरह की घटनाएं जो नॉर्मल नहीं हैं वो घटित होती हैं जब शुक्र किसी के 9th हाउस में हो। और ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ घटित हो रही हैं तो ये शुक्र आपका मंगलबद्ध से एक्टिव हो रखा है, तब आपको इसके उपायों पर जाना चाहिए। ऐसे लोगों के घर के फर्श अक्सर उसमें दरारें आ जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। ऐसे लोगों की शादी 25 वर्ष या 25 वर्ष से पहले हो जाती है, जो कि नेगेटिव है। इनके घर के आसपास कोई नीम का पेड़ मिलता है, कोई ऐसा काम जिसमें कोयले जलाने वाला काम या भट्टी जलाने वाला काम होता है, जैसे तंदूर वाला, कोई हलवाई, प्रेस वाला, इस तरह के आपके घर के 100 मीटर के दायरे के आसपास होते हैं, जो कि नेगेटिव की निशानी है। ऐसे लोगों के घर में कोई ना कोई ऐसा परिवार का सदस्य मिल जाता है जो या तो जिसके घर में संतान ही नहीं हुई, या कोई व्यक्ति किसी के घर गोद गया हो या किसी के घर से गोद आया हुआ हो। ये सारे शुक्र 9th हाउस के निशानियां हैं। शुक्र 9th हाउस में जब भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है तो ये लगभग 14 साल की उम्र से ही अपने प्रभाव को दिखाना शुरू कर देता है और 17 साल में ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। ऐसे इंसान को अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता
और फल इतना मिलता है कि सिर्फ आप रोटी खा सकें। ऐसे लोग 17 की उम्र में ही अगर किसी नशे में लग जाते हैं, किसी शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इनमें पैसा गंवाना शुरू कर देते हैं अपनी उम्र से पहले ही, तो ये शुक्र के एक्टिव होने की यानी मंगल बुध के एक्टिव होने की निशानी है। ऐसे लोगों को अक्सर अपने शरीर में खून की कमी महसूस होती है, चक्कर आना, बार बार बीमार होना, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना, और शादी के बाद ये ज़्यादा हो जाता है। खासकर फीमेल के लिए ये ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है। घर के अंदर हमेशा छोटी छोटी बातों पर किचकिच की स्थिति बनी रहती है। ये इंसान कभी भी अपनी खुशी को लेकर बड़ा खुश नहीं हो पाता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जैसे ही मैं खुश होऊंगा उसके बाद मेरे को किसी विवाद का सामना करना पड़ेगा, किसी नज़र का सामना करना पड़ेगा और वो खुशी एकदम बिखर जाएगी। ऐसे लोगों के घर में अक्सर मंगल बुध की एक्टिवनेस को आप इस तरह से भी जान सकते हैं कि शादी के पहले भले ही लड़का या लड़की दोनों में से किसी ने एक सरदर्द की गोली भी ना खाई हो, लेकिन उसके बाद उनके घर से दवाइयों का डब्बा हमेशा जुड़ जाता है। वो कोई ना कोई दवाई कभी किसी चीज़ की कभी किसी चीज़ की खाते रहते हैं। ऐसे लोग तीर्थ यात्रा के लिए भी चले जाएं तो उसके बाद उनको कष्टों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कोई ना कोई अप्रिय घटना घटने की नौबत आ जाती है, जो कि इसके नेगेटिव सेंस में एक्टिव होने की निशानी होता है। अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आपको इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपका शुक्र किसी भी तरह से मंगल बुध को एक्टिव नहीं कर रहा है। अब इसका उपाय क्या किया जाए? विवाह के समय गौदान किया जाए। वहां पर फॉर्मेलिटी के लिए पैसे दे देना, उसके नाम से दे देना, ऐसा नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर एक गाय लेनी चाहिए। अगर आप गाय नहीं दे पा रहे हो तो कोशिश करिए कि गाय और बछड़े का एक चांदी का स्टैचू आप उस समय गौदान के रूप में आप पंडित जी को दान करें। और इस मामले में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि जितनी भी शादी में आप खर्चा कर रहे हैं उसका आपने कुछ परसेंट भी इस पर दिल खोल कर लगा दिया तो जो आपके विवाह के बाद का पूरा जीवन है वो 90% तक कंट्रोल में आ जाता है। बीमारियों पर, दवाइयों पर जो खर्चा कर रहे हैं वो आपका बच जाता है। जो घर में कलेशों से आपने परेशान होना है, जो अप्रिय घटनाओं से आपने परेशान होना है, जो नज़र टोक से आपने परेशान होना है, उन सारी चीज़ों से ये गाय और गाय का बछड़ा आपको बचाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके वंश को ये रुकने नहीं देंगे। दोस्तों, पुरुष या स्त्री में से किसी के भी मंगल बुध बन रहा हो, 9th हाउस में शुक्र बैठा हो, तो ऐसे में स्त्री को 4 चूड़ियाँ चांदी की लाल मीना करवाकर या लाल नेल पेंट लगाकर अपनी कलाई पर हमेशा धारण करना चाहिए। सीधी या उल्टी ये आपको अपने आप चॉइस रखनी है। लड़का एक चांदी के कड़े में सोना और तांबे का टांका लगवाकर हमेशा कलाई में धारण करे। जिसके भी शुक्र 9th हाउस में है वो विवाह से पहले ही एक चांदी का चौकोर टुकड़ा जो नाखून के बराबर हो, इतना चौकोर टुकड़ा नीम के छाल में या उसकी दरारों में, उसके तने की दरारों में कहीं पर ठूस दे, उसको दबा दे। ऐसा लगातार 43 दिन करे तो आगे के लिए समय अच्छा रहता है। अगर ये पहले नहीं कर पाए हैं तो उसके बाद भी आप लोग ये शादी के बाद भी कर सकते हैं, तो उससे आपको फायदा मिलता है। चांदी की डिब्बी में शहद भरकर अपने घर की नींव में दबाएं, फर्श में दबाएं। काली और भूरी गाय की सेवा करना आपके लिए फायदेमंद है। सफेद गाय से आप जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। जब भी स्त्री कंसीव करे तो अपनी कलाई पर लाल मोली जरूर पहने, या रूटीन में लड़का और लड़की दोनों अपने हाथों में लाल मोली जरूर पहन के रखें। ये एक रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। जो चटक लाल रंग है उससे दूर रहें। सॉफ्ट लाल रंग आपको हमेशा फायदा देगा। अगर आप साउथ फेसिंग घर में रहते हैं तो अपने मुख्य द्वार के नीचे चांदी का पतरा बिछाएं। जब स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी परेशानी हो तो उस समय जो मियाँ बीवी में से जो भी बीमार है उसके वजन के बराबर हरी चरी किसी गौशाला में दान करके आ जाए। तो इन चीज़ों से आपके शुक्र का मंगल बुध शांत रहेगा और आपकी ज़िंदगी में हार्मनी आ पाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मंगल बुध के जो बाकी पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। उसमें सूर्य के द्वारा, मंगल के द्वारा आपका मंगल बुध कैसे एक्टिव होता है, क्या उसका प्रभाव होता है, वो सब कुछ बताया गया है। तो आप वहाँ पर भी अपने मंगल बुध का प्रभाव देख सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।